एडीएच जब रोल प्ले नहीं कर रहा होता तो सूरत हाल में हमने क्या करना होता है, क्या हो जाता है फिर बॉडी के साथ? ऑस्मोलैरिटी किसकी बढ़ती है? ठीक है, जो ऑस्मोलैरिटी है प्लाज्मा की, ब्लड की, ठीक है, वो इंक्रीज कर जाएगी। और जो डायरेसिस है, यूरिन जो है वो डाइल्यूटेड फॉर्म में ज्यादा निकल जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह इसको याद रखना है। मेनली तो ये ऑस्मोलैरिटी को हैंडल करता है। जैसे ही बॉडी में ऑस्मोलैरिटी का फर्क आया, एडीएच रिलीज होने लग जाएगा। ठीक है, और एडीएच अपना रोल प्ले करेगा। राइट, तो एडीएच का जो है वो ये रोल जो है वो याद रखना है, जो ये एडीएच नॉर्मली करता है। फिर उसके बाद हम अगर देखेंगे पैराथायरॉयड हार्मोन या विटामिन डी क्या करते हैं, तो पैराथायरॉयड हार्मोन और विटामिन डी का क्या रोल है? पैराथायरॉयड हार्मोन जो बोन रिजॉर्प्शन है वो इंक्रीज करती है। ठीक है, जो बोथ कैल्शियम एंड फॉस्फेट को बोन फ्रॉम बोन मिनरल इनटू द ईसीएफ लेके आ रही होती है। ठीक है, कैल्शियम और फॉस्फेट को उठा के ईसीएफ के अंदर लेके आ रही होती है। जो हमारे पास पैराथायरॉयड हार्मोन है उसके अंदर हमारे पास हाइपर एंड हाइपोपैराथायरॉयडिज्म आ जाता है। इसके एमसीक्यूज आते हैं। प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म जो भी होता है उसके अंदर पैराथायरॉयड हार्मोन ज्यादा होने की वजह से कैल्शियम ज्यादा हो जाता है और फॉस्फेट कम होता है, जो कि होती है प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। जो हमारे पास सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइडिज्म आती है, दैट इज ड्यू टू सीकेडी। याद रखना है, जब भी एमसीक्यूज है सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइडिज्म सीकेडी, सीआरएफ सीकेडी। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, सीआरएफ सीकेडी। तो जो सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइडिज्म है दैट इज ड्यू टू सीकेडी, और उसके अंदर क्या होता है कि पैराथायराइड हार्मोन बढ़ता है लेकिन कैल्शियम कम होता है। कैल्शियम कम होता है और फॉस्फेट लेवल्स इंक्रीज होते हैं। ठीक हो गया, प्राइमरी भी हो गया, सेकेंडरी भी हो गया। टर्शरी के अंदर एमसीक्यूज आपको बहुत कम मिलेगा, लेकिन टर्शरी में जो लेवल्स हैं ऑफ फॉस्फेट एंड कैल्शियम दे आर इंक्रीज्ड वेरी मच। ठीक है, वो बहुत ज्यादा अपनी एक खास अमाउंट जो नॉर्मल वैल्यू है उससे 3 से 4 गुना रिपीट होंगे। प्राइमरी के अंदर बच्चे पैराथायराइड हार्मोन इटसेल्फ ज्यादा होगा, कैल्शियम ज्यादा होगा बॉडी में, फॉस्फेट कम होगा। सेकेंडरी में पैराथायराइड हार्मोन ज्यादा होगा, कैल्शियम कम होगा, फॉस्फेट ज्यादा होगा। सेकेंडरी सीकेडी की वजह से होगी। और जो टर्शरी है उसमें कैल्शियम और फॉस्फेट अप टू 3 लेवल्स ऑफ द नॉर्मल लेवल इंक्रीज होंगे, लेकिन टर्शरी के एमसीक्यूज आपके पास नहीं आएंगे। यू विल गेट द एमसीक्यूज फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी। फाइन, पैराथायराइड हार्मोन के ये इससे पैराथायराइड हार्मोन जहाँ पे बोन रिजॉर्प्शन कराता है, तो बोन के अंदर हमारे पास होते हैं ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोब्लास्ट। ठीक है, ये जो होते हैं ये बोन बनाने वाले होते हैं। ऑस्टियोसाइट थोड़े से प्री मेच्योर सेल से होते हैं जो कि फिर बाद में ऑस्टियोब्लास्ट में चले जाते हैं। ठीक है, तो ये जो बोन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं, जो ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं वो बोन रिजॉर्प्शन के लिए होते हैं, बोन डिफॉर्मिंग सेल्स होते हैं। ठीक है, बोन को तोड़ने के लिए होते हैं। ठीक है, पैराथायराइड हार्मोन बोन डिसॉर्प्शन तो कराता है। हाँ, प्राइमरी में फॉस्फेट। अच्छा, पैराथायराइड हार्मोन डिसॉर्प्शन कराता है, याद रखना है। लेकिन पैराथायराइड हार्मोन ऑस्टियोक्लास्ट पे कभी भी अपना रोल प्ले नहीं करता। या फिजियो में भी पढ़ेंगे। पैराथायराइड हार्मोन करता क्या है कि ऑस्टियोब्लास्ट जो कि बोन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं उस पे एक खास किस्म का रिसेप्टर होता है जिसे हम कहते हैं रैंक एल। ठीक है, रैंकल भी कह सकते हो, रैंक एल भी कह सकते हैं। ठीक है, जो रैंक एल रिसेप्टर्स होते हैं वो ऑस्टियोब्लास्ट पे एक्टिवेट करता है उनको।
और वो जाके अटैच हो जाते हैं ऑस्टियोक्लास्ट से, जिसकी वजह से बोन डिसॉर्प्शन होती है। तो पैराथायराइड हार्मोन का डायरेक्ट एक्शन नहीं होता ऑस्टियोक्लास्ट पे बोन डिसॉर्प्शन के लिए, ये इनडायरेक्टली होके आ रही होती है ऑस्टियोब्लास्ट के थ्रू। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है, बार दफा एमसीक्यूज में आ जाते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये ऑस्टियोब्लास्ट या ऑस्टियोक्लास्ट पे कैसे एक्ट कर रहा है। तो ये एक फिनोमेना आप फिजियो में भी करोगे तो ये फिनोमेना याद रखना है कि फिर सेल्फ पैराथायराइड हार्मोन करता है। ठीक है, इसका पैराथायराइड हार्मोन रीनल कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन और इंटेस्टाइनल कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन करा रहा होता है। ठीक है, तो इसमें इसका भी रोल होता है। विटामिन डी की अगर मैं बात करूं तो विटामिन डी जो है वो भी इंटेस्टाइनल कैल्शियम अब्जॉर्प्शन कराता है। ठीक है, और विटामिन डी के अंदर हमारे पास एमसीक्यूज आते हैं जो कि एक होता है 25 ट्राईहाइड्रोक्सीकोलिक एसिड, एक होता है 1 to 5। लीवर में होता है ये 25, किडनी में आके ये 1 to 5 में कन्वर्ट होता है। 1 to 5 में कन्वर्ट होने के लिए इसको पैराथायराइड हार्मोन चाहिए, विटामिन डी को पैराथायराइड हार्मोन चाहिए 1 to 5 में कन्वर्ट होने के लिए। तो उसमें अल्फा 1 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम साथ में आ जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि उस दौरान जो है वो पैराथायराइड हार्मोन अपना रोल प्ले कर रहा होता है। अब सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइडिज्म में हमारे पास कैल्शियम कम क्यों हो जाती है, क्योंकि जो सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइडिज्म है सीकेडी के साथ हमारे पास विटामिन डी का भी प्रॉब्लम बन जाता है। ठीक है, सीकेडी में विटामिन डी का प्रॉब्लम होता है। देखो विटामिन डी का प्रॉब्लम होता है तो जो नॉर्मल कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन होती है, हाँ 25 वाला लीवर में होता है, 1 to 5 किडनी में जाके बन जाता है। ठीक है, तो जो नॉर्मल अब जो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन होनी है फ्रॉम द इंटेस्टाइन वो नहीं होती, जिसकी वजह से सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइडिज्म में सीकेडी की कंडीशन में कैल्शियम जो है वो बॉडी में कम होता है। ठीक है, समझ आ गई इस फिनोमेना की कि ये कैसे कैल्शियम कम हो रहा है। ठीक है, और विटामिन डी का तो यही रोल है कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कराना फ्रॉम दी एब्डोमेन या इंटेस्टाइन, तो सारा अफेक्ट हो जाता है। ठीक है, और ये भी बोन डिसऑर्प्शन कराता है विटामिन डी। ओके गॉट इट, यहाँ तक समझ आ गया? कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी अभी तक का? फाइन, फिर हमारे पास दो चीजें हैं लाइक इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। अच्छा, अब क्या है हमारे पास इंसुलिन एंड ग्लूकागोन को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ग्लूकागोन के अंदर ऑलमोस्ट वही चीजें जो कि ग्रोथ हार्मोन को एनहांस कर रही होती है, ग्लूकागोन को भी वही बढ़ाते हैं, जैसे हाइपोग्लाइसीमिया, एक्सरसाइज। लेकिन हार्मोन्स में जो एपिनेफ्रीन और नॉन एपिनेफ्रीन आपके पास ट्रांसमीटर्स में आते हैं, सॉरी, वो ग्लूकागोन बढ़ाते हैं। एमसीक्यूज आता है सिंपैथेटिक सप्लाई में, आपको पता है क्या रिलीज हो रहा होता है, एपिनेफ्रीन या नॉन एपिनेफ्रीन, ठीक है, एड्रेनालिन वगैरह। तो ये एमसीक्यूज आ जाता है कि जो सिंपैथेटिक सप्लाई है उसके अंदर हमारे पास जो है वो ग्लूकागोन बढ़ेगा। ठीक है, सिंपैथेटिक सप्लाई में ग्लूकागोन बढ़ सकता है, क्यों? क्योंकि नॉर एपिनेफ्रीन एपिनेफ्रीन इसको इनहेंस करते हैं। तो इसी के ऑपोजिट आप देख लो कि इंसुलिन को एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन इनहिबिट करेंगे, ये एमसीक्यूज आएगा नॉर एपिनेफ्रीन और एपिनेफ्रीन का। तो याद कर लो कि एपिनेफ्रीन नॉर एपिनेफ्रीन ग्लूकागोन को बढ़ाते हैं और इसी तरह इंसुलिन को वो इनहिबिट करते हैं। ठीक हो गया, और वही सारी चीजें जो ग्लूकोज को इनहांस कर रही है लाइक हाइपोग्लाइसीमिया, एक्सरसाइज, तो वो इसको भी जो है वो जैसे वो ग्रोथ हार्मोन को इनहांस कर रही हैं वैसे ही वो इसको भी ग्लूकागोन को भी इनहांस करेंगे। फिर हमारे पास एक एमसीक्यूज आता है कि ग्लूकागोन क्या करता है, ग्लूकागोन ग्लाइकोजिनोलाइसिस करता है। ठीक है, ग्लाइकोजन को तोड़ता है और ग्लूकोज को रिसाइकल अप कर रहा होता है। ठीक है, और ग्लूकोज को
रिसाइकिल करने के लिए ग्लूकोनियोजेनेसिस लगता है। ठीक है, तो मेन एमसीक्यू जो आता है विद ग्लाइकोजिनोलाइसिस वो आपका ग्लूकागोन का आता है। ठीक है, ग्लूकागोन से याद कर लो, ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस करता है। ठीक है, और